हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर पढ़ने वाले हैं। मैंने बताया था 2 से 3 वीडियो में हम आधुनिक इतिहास के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे वो पढ़ लेंगे। और मैं नोट्स बनाती हूँ अपने, उन्हीं में से मैं ही आपको करवा रही हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आप देखिएगा किस तरीके से आपको लिखना है। जितना अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं, कंटेंट अच्छा दे सकते हैं और उसको किस तरह से फ्रेम कर सकते हैं, वहाँ पे कम समय में आप ज़्यादा कैसे लिख सकते हैं, वही मेन आपका पॉइंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन पर विस्तृत चर्चा कीजिए। देखिए, असहयोग से ही समझ में आ रहा है, असहयोग मतलब सहयोग ना करना। तो शोषक सत्ता मतलब जो हमारा शोषण कर रही है, तो शोषक सत्ता का सहयोग ना करना ही असहयोग है। असहयोग गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा का एक अभिन्न अंग है। असहयोग जो है, गांधी जी का जो सत्याग्रह है उसका एक अभिन्न अंग है। जो असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि थी वो 3 कारणों से बनी हुई थी। मतलब असहयोग आंदोलन मेनली 3 कारणों से बना था। ये 3 कारण कौन से थे? सबसे पहले था रोलेट एक्ट जो 1919 में आया था। जलियांवाला हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से व्याप्त, मतलब ये भी 1919 में आया था। तो ये तीनों एक मेन कारण थे जिसके कारण गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन किया था। और अगर पहली तरह से एक संगठित सत्याग्रह या एक संगठित आंदोलन भी, अगर आंदोलन की बात करें, तो वो असहयोग आंदोलन ही था। कार्यक्रम क्या थे? तो इसके अंतर्गत 2 प्रकार के काम किए गए थे। सबसे पहला हम देखते हैं कि इसका लक्ष्य क्या था। गांधी जी ने इसका आंदोलन में नारा दिया था, 1 वर्ष के भीतर स्वराज। मतलब हमको 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करना है। ये स्वराज जो शब्द है, स्वदेशी आंदोलन के समय भी एक प्रमुख नारा बन गया था। जो गरम दल के नेता थे, उनका लक्ष्य था स्वराज्य प्राप्त करना। और असहयोग आंदोलन का भी गांधी जी का लक्ष्य था 1 वर्ष के भीतर स्वराज। तो इसके अंतर्गत 2 प्रकार के कार्यक्रम थे, एक तो रचनात्मकता और एक बहिष्कार। कार्यक्रम में मतलब 2 चीज़ों को शामिल किया गया था। एक आपको रचनाएं करनी है, कार्य बनाना है, और एक आपको बहिष्कार करना है। रचनात्मकता में आपको क्या करना है? हमारे देशीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करना है, राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना करना है, अस्पृश्यता का अंत, हिंदू मुस्लिम एकता, स्वदेशी का प्रचार, सूत का काटना, मतलब अपने विद्यालयों की स्थापना करना है, अपने देश में अस्पृश्यता का अंत करना है। ये रचनात्मकता में आए थे। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास करना है, स्वदेशी का प्रयास करना है, सूत काटना, तो ये सभी रचनात्मकता में आएंगे। इसके बाद अगर हम बहिष्कार में देखेंगे तो बहिष्कार किस किस का किया, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी। तो इसी प्रकार से सरकारी उपाधि लौटाना, प्रशस्ति पत्रों को लौटाना, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी उत्सवों और समारोह का बहिष्कार, स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्यागपत्र। तो हमने ये सरकारी उपाधि लौटा दी, प्रशस्ति पत्र लौटा दिए, सरकारी स्कूल का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। तो इस प्रकार से हमने दो कार्यक्रम के अंतर्गत रचनात्मकता और बहिष्कार पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं घटना क्या हुई थी। क्या हुआ, 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे वो भारत आए थे। भारत आगमन के दिन सरकार की क्रूर दमन नीति के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए भारत में हड़ताल का आयोजन किया। 17 नवंबर, याद रखिएगा, 17 नवंबर 1920 से असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था, और 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आगमन आया था। तो जैसे ही वो भारत आगमन आया तो भारत के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने उसके लिए विरोध प्रकट किया, भारत में हड़ताल का आयोजन किया। दमन की नीति से असहयोग आंदोलन को कुचलने में असमर्थ होने के बाद सरकार ने कांग्रेस और खिलाफत पार्टी दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब दमन की नीति से असहयोग आंदोलन को कुचलने में, दमन की नीति से असहयोग आंदोलन को कुचल दिया। उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने कांग्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया, और खिलाफत पार्टी, कांग्रेस और खिलाफत पार्टी दोनों पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि राजा आया था वहाँ का, और क्रांतिकारियों ने बहुत ज़्यादा दमन किया। तो दमन के कारण उन पे, दोनों पे जो प्रतिबंध लगा दिया। अब आंदोलन की वापसी कैसे हुई? बढ़ती हुई जो हिंसा बढ़ रही थी लगातार, और गांधी जी अहिंसा के पक्षधर थे, तो जिससे गांधी जी चिंतित हुए। अब जनता की भीड़ ने क्या किया, अब जनता आंदोलन बहुत ज़्यादा मतलब आक्रोशित में थी। आक्रोश में उसने क्या किया, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में एक चोरा चोरी नाम का स्थान है, वहाँ पे 22 जवानों को थाने के अंदर जला दिया। ये 1922 में हुआ था, और 22 जवानों को जलाया था, याद रखिएगा। तो 1922 को गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जला दिया।
12 फरवरी को बारदोली में हुई कांग्रेस बैठक में असहयोग प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। 12 फरवरी को क्या हुआ था, बारदोली में, बारदोली जो गुजरात में था, वहाँ पे बैठक हुई कांग्रेस की और वहाँ पे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। यह भी याद रखिएगा कब वापस लिया, 12 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी को चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था, 12 फरवरी को वापस हुआ। अब इस आंदोलन का प्रभावशीलता क्या रही या परिणाम क्या रहे, तो क्या हुआ, आंदोलन का लक्ष्य जो था स्वशासन से स्वराज हो गया। पहले जो मांग करते थे स्वशासन मतलब हमारा शासन हो, अब हमारा राज्य हो गया। स्वावलंबन व आत्मबल के स्वावलंबन व आत्मबल के आधार पर लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास। गांधी जी ने कुशलता से उग्रवादी और उदारवादी रणनीति को अपनाया। गांधी जी ने क्या किया, कुशलता से उग्रवादी और उदारवादी रणनीति को अपनाया। सीमित वर्गों तक सिमटा राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है सीमित वर्गों तक सिमट गया, आम जनता तक इसकी पहुंच हो गई, आम जनता तक इसकी पहुंच हो गई। तो आंदोलन का लक्ष्य क्या हो गया, स्वशासन से स्वराज हो गया। स्वावलंबन व आत्मबल के आधार पर लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास हो गया। गांधी जी ने कुशलता से उग्रवादी और उदारवादी रणनीति को अपनाया। सीमित वर्गों तक जो सिमटा था वो अब राष्ट्रीय आंदोलन बन गया, मतलब दूर दूर तक फैल गया और आम जनता तक इसकी पहुंच हो गई। तो हमने ये इसमें क्या क्या लिखा देखिए, सबसे पहले क्या होता है, फिर इसकी पृष्ठभूमि लिखी, लक्ष्य और कार्यक्रम लिखे, रचनात्मकता, बहिष्कार, फिर घटना क्या हुई थी, क्यों विरोध किया लोगों ने और क्यों सरकार ने, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने विरोध किया, आंदोलन की वापसी क्यों हुई वो हमने लिखा। इसके बाद हमने परिणाम लिखा कि आंदोलन की प्रभावशीलता क्या हुई। फ्रेंड्स, ये मेरा आधुनिक इतिहास का नोट्स है, आप अगर लेना चाहते हैं और एग्ज़ाम कम समय बचा है, और हिस्ट्री जो रहता है, हिस्ट्री सबसे बड़ा सब्जेक्ट है क्योंकि पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री में क्या है, आपको प्राचीन भी करना है, मध्यकालीन भी करना है, आधुनिक भी करना है, विश्व भी करना है, मध्य प्रदेश भी करना है, 5 तो इतिहास ही इतिहास आपको करना है। और सभी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसलिए बहुत मतलब सिलेक्टिवली आपको क्वेश्चन को पढ़ सब लो एक बार और फिर सिलेक्टिवली क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लो कि इनको हमको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि इनमें से बनना ही बनना। उसका जो निष्कर्ष है, इंट्रो है, उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में हम एक ही निष्कर्ष और इंट्रो डाल सकते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से आप कर लीजिए। और एग्ज़ाम टाइम में अगर आप ये मेरे प्रश्नोत्तर वाले नोट्स ले लेते हैं और इनको ही पढ़ते हैं तो आपका जो कवर बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि एकदम से मोटी मोटी बुक इस समय नहीं पढ़ाई जाती है, एकदम बर्डन सा लगता है। तो आप ये नोट्स क्वेश्चन आंसर फॉर्म वाले ले सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान मध्य प्रदेश के ग्वालियर और इंदौर में हुई विद्रोह की भूमिका का पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले क्या हुआ था, 6 जून 1857 को ये जो खबर है कि झांसी में विद्रोह हुआ है, क्योंकि झांसी और ग्वालियर पास में है, यूपी और एपी की सीमा पे। तो झांसी में जो विद्रोह हुआ था उसका समाचार ग्वालियर में पहुंच गया। 6 जून को समाचार ग्वालियर में पहुंचा। 14 जून को वहां की जो छावनी है, मुरार छावनी, वहां पर स्थित ग्वालियर कंटोनमेंट में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। वहां के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने मुरार छावनी में स्थित ग्वालियर कंटोनमेंट में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। कब, 14 जून को। दोपहर में क्या किया, उसी छावनी में जो छावनी में एक बंगला था, उस बंगले को आग के हवाले कर दिया, जिससे गेस्ट हाउस तथा बंगला जलकर क्या हो गए थे, राख हो गए थे दोपहर में, मतलब 14 जून को। ग्वालियर की जो ये घटना हुई उसके बाद जो आग थी भड़कती भड़कती इंदौर पहुंची। इंदौर में 1 जुलाई को इंदौर में भी विद्रोह आरंभ हो गया। 1 जुलाई को कहाँ पे हो गया, इंदौर में विद्रोह आरंभ हो गया। इंदौर रेसिडेंसी पे कब्जा कर विद्रोही गुना पहुंचकर कैंटोनमेंट को लूट लिया। इंदौर के बाद कहाँ पहुंचा, गुना। तो इंदौर रेसिडेंसी पे कब्जा किया, फिर वो कैंटोनमेंट को लूट लिया। इंदौर की विद्रोही सेना शहादत खां के नेतृत्व में 21 जुलाई को ग्वालियर पहुंची। किसके नेतृत्व में, शहादत खां के नेतृत्व में इंदौर की जो विद्रोही सेना है वो 21 जुलाई को ग्वालियर पहुंची, शहादत खां के नेतृत्व में। तात्या टोपे ने ग्वालियर की सेना की राष्ट्रीय व धार्मिक भावना को कुर्दा तथा काल्पी जाने के लिए प्रोत्साहित किया। तात्या टोपे ने क्या किया, ग्वालियर में सेना की राष्ट्रीय और धार्मिक भावना को कुरेद दिया। किसने, तात्या टोपे ने ग्वालियर की सेना की राष्ट्रीय और धार्मिक भावना को कुरेद दिया, काल्पी जाने के लिए प्रोत्साहित किया। किसने, तात्या टोपे ने। मतलब जो सैनिक थे उनको उनकी धार्मिक भावना को लेकर, उनकी राष्ट्रीय भावना को लेकर उनको इमोशनली बोला, उनको इमोशनली प्रोत्साहित किया काल्पी जाने के लिए।
इसी बीच महू इंदौर क्षेत्र में अंग्रेजों ने अपनी स्थिति को क्या कर लिया, मजबूत कर लिया। महू इंदौर जो क्षेत्र था वहाँ पे अंग्रेजों को ये पता चल गया कि जगह जगह पे विद्रोह हो रहा है, तो उन्होंने महू इंदौर क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। इंदौर से ग्वालियर तक संपूर्ण सेना की जो कमान है वो ह्यूरोज को सौंप दी। किसको सौंप दी? ह्यूरोज को सौंप दी। 16 जून को ह्यूरेज ने मुरार छावनी पर आक्रमण किया, विद्रोहियों को पीछे हटना पड़ा। 16 जून को ह्यूरोज ने क्या किया? मुरार छावनी पर आक्रमण कर लिया, जिसके कारण विद्रोही को क्या होना पड़ा? पीछे हटना पड़ा। फिर झांसी की रानी की मृत्यु के बाद 19 जून को राव साव तथा तात्या टोपे भाग निकले। झांसी की रानी की मृत्यु के बाद राव साव और तात्या टोपे क्या हुआ? भाग निकले। ग्वालियर के किले में अंग्रेज सिपाही तैनात हो गए तथा छावनी भी इन्होंने अपने कब्जे में कर ली। तात्या टोपे जब झांसी की रानी की मृत्यु हो गई, तात्या टोपे ने छुपकर 1 वर्ष तक गोरिल्ला युद्ध किया। सिंधिया द्वारा निष्कासित राजा मानसिंह ने क्या किया था? धोखा दे दिया था। उसने क्या किया था? विश्वासघात करके तात्या टोपे को जंगल से पकड़वा दिया था। विश्वासघात कर मानसिंह ने तात्या को पकड़वा दिया तथा 18 अप्रैल 1859 को जन्म समुदाय के समक्ष शिवपुरी में पेड़ से लटकाकर इनको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। तो ये मध्य प्रदेश में जो स्वतंत्रता संग्राम की जो घटनाएं थी वो हमने पढ़ ली। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दयानंद और राजाराम मोहन राय थे, वो दोनों के विचार एक बड़ी सीमा तक एक समान थे, फिर भी कुछ उनमें मौलिक अंतर था, उनको समझाइए। मतलब दयानंद और राजा राम मोहन राय थे, दोनों की समाज सुधार से जुड़े थे, लेकिन उनमें कुछ मौलिक अंतर भी था। ठीक है, एक मौलिक अंतर तो मैं ऑलरेडी बता देती हूँ कि जो दयानंद थे वो वेदों की बात करते थे और राजा राम मोहन राय हमेशा पाश्चात्य सभ्यता की बात करते थे। तो दोनों में एक मेनली अंतर तो यही था। अब लिखते हैं, दयानंद सरस्वती तथा राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी में संपादित होने वाले समाज सुधार आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे। दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी में संपादित होने वाले समाज सुधार आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे। इनमें समानताएं क्या थी? दोनों प्रमुख व्यक्तित्वों पर पाश्चात्य शिक्षा तथा संस्कृति का प्रभाव था। मतलब दोनों पे क्या था? पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का प्रभाव था। दोनों में पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव दिखाई देता था। दोनों ने एकेश्वरवाद का संदेश दिया। एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर का संदेश दिया कि ईश्वर एक है। दोनों ने ब्रह्म विद्या में सुधार के लिए मौलिक प्रेरणा ली। दोनों ने क्या लिया? विद्या से सुधार के लिए मौलिक प्रेरणा दी। दोनों सुधारकों का सामाजिक सुधार मतलब दोनों जो प्रचार करते थे उसको किसको देते थे? मध्यम वर्गीय जनता को। दोनों जो थे वो उच्चकालीन ब्राह्मण थे। दोनों का जो जाति थी, दोनों ही ब्राह्मण कुल से संबंध रखते थे। दोनों ने सामाजिक सुधार के लिए धार्मिक सुधार को वरीयता दी। सामाजिक सुधार के लिए दोनों ने किसको वरीयता दी? धार्मिक सुधार को वरीयता दी। मतलब ये दोनों ही धार्मिक सुधार की बात करते थे। तो दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी में संपादित होने वाले समाज सुधार आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे। समानताएं क्या थी? दोनों प्रमुख व्यक्तित्वों पर पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का प्रभाव था। मतलब पाश्चात्य शिक्षा से संबंध रखते थे। दोनों ने एक ईश्वरवाद पर संदेश दिया। दोनों ने ब्रह्म विद्या से सुधार के लिए मौलिक प्रेरणा दी। दोनों सुधारकों का सामाजिक सुधार जो था मध्यम वर्गीय जनता थी। दोनों उच्चकालीन ब्राह्मण हैं। दोनों ने सामाजिक सुधार के लिए धार्मिक सुधार को वरीयता दी। अब हम पढ़ते हैं असमानताएं। दयानंद ने अपने सुधार के लिए वेद को आधार माना तो राजा राम ने उपनिषद को। ये असमानता है, क्योंकि जब हम किसी के प्रभाव पढ़ते हैं तो प्रभाव में हमने ये आलोचना करते तो हमको उसकी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों लिखना पड़ता है। यह समानता और असमानता दोनों लिखना पड़ता है। तो समानता में क्या हो जाएगा? दयानंद ने अपने सुधार के लिए वेद को आधार बनाया तो राजा राम ने किसको बनाया? उपनिषद को। दयानंद ने कहा कि हम पश्चिमगामी तत्व सुलभता पूर्वक देखते हैं तो राजा राम ने कहा हम प्रगतिशीलता के तत्व। दयानंद क्या करते थे? पश्चिमगामी तत्व को सुलभता पूर्वक देखते थे। पश्चिमगामी मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं, जबकि राजा राम क्या देखते थे? जो आगे होने वाली हैं उनको देखते थे। दयानंद ने अपने सुधार के लिए वेदों को अकाट्य प्रमाण के तौर पर प्रयोग किया और वो द्वंद्व रहित रहे, मतलब वेदों पे ही अटल रहे। दयानंद जहाँ विचार के स्तर पर संकीर्णता का अवलंबन करते थे, मतलब संकीर्ण सोच कम संकीर्ण रखते थे, वहीं राजा राम ने अंतर्राष्ट्रवाद के तत्व देखे जाते थे। मतलब राजा राम जो देते थे पूरा ओवरऑल पूरा देख के उनके विचार थे।
दयानंद के विचार हिंदूवाद को आक्रामकता को प्रतिबिंबित करते हैं। मतलब दयानंद के जो विचार थे वो हिंदूवाद के प्रति ज़्यादा समर्थन करते हैं। राजा राम हिंदूवाद की समन्वयता को प्रदर्शित करते हैं। तो दयानंद के विचार जो थे वो हिंदूवाद की आक्रामकता को प्रतिबिंबित करते थे और राजा राम हिंदूवाद की समन्वयता को करते थे। उन दोनों में एक मौलिक अंतर था कि दयानंद ने सीधे जनता को उपदेश दिया। दयानंद ने क्या किया? सीधे जनता को उपदेश दिया। उन्होंने अपने उपदेश को बौद्धिक श्रेष्ठ व्यक्तियों तक सीमित नहीं किया। दयानंद ने क्या किया? जनता को उपदेश दिया तथा जो बौद्धिक श्रेष्ठ व्यक्ति है उन तक सीमित नहीं किया। जैसा कि राम मोहन ने, दयानंद के विचार जो थे सभी जनता के लिए थे, जबकि जो राजा राम मोहन राय के विचार थे वो जो कोई श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए थे। ये राजा राम मोहन राय के विचार थे जो हमने ये पढ़े। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा? दयानंद और राजा राम मोहन राय, दयानंद और राजा राम मोहन राय जो थे वो दोनों के विचार एक बड़ी सीमा तक समान होते हुए कुछ मौलिक अंतर व्यक्त कर रहे थे, तो उसका हमने आंसर पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंदोलन हम पढ़ चुके हैं। हाँ, सूरत विभाजन पर टिप्पणी। कांग्रेस के अंदर उग्रवादी और उदारवादी खेमे के मतभेदों का प्रस्फुटन जो था 1907 में कांग्रेस के विभाजन के स्वरूप हुआ। कांग्रेस के अंदर क्या हुआ? उग्रवादी और उदारवादी खेमों में मतभेद हो रहा था। 1907 में कांग्रेस के विभाजन के रूप में ये पूरी तरह से सामने आया। जो सूरत का विभाजन था उसमें दो दल बट गए थे, एक बट गया था उदारवादी और एक बट गया था उग्रवादी। देखिए फ्रेंड्स, हम कितने अच्छे तरीके से फ्रेम किया गया है। आप इस तरीके से फ्रेम करेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा एक और सूचना देना चाहती हूँ, अगर आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्रीलिम्स की मेरी जो टेस्ट सीरीज़ है 100 टेस्ट जिसमें 10,000 प्रश्न हैं, ये पूरा फ्लैट नहीं बना, एफएलटी नहीं बनाई गई है पूरी। इसमें 20 से 30 आपको एफएलटी मिलेंगी, साथ में आपको टॉपिक वाइज मिलेगी। जैसे भूगोल के अलग 100 प्रैक्टिस सेट और साइंस के अलग, सूचना प्रौद्योगिकी के अलग, करंट के अलग, ताकि आपकी टॉपिक वाइज भी पूरी तैयारी हो जाए, तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो उदारवादी जो सूरत का विभाजन हुआ था उसमें दो दलों में बट गया था, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। उदारवादी कौन कौन से थे? गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव रानाडे और दादा भाई नौरोजी। और उग्रवादी कौन थे? उग्रवादी में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये उग्रवादी हुए। और उदारवादी हुए गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव रानाडे और दादा भाई नौरोजी। अब ये क्यों हुए थे, इनका क्यों कारण हम लिखेंगे। तो कारण क्या हुआ था? वैचारिक मतभेद हुआ था, मतलब उनके विचारों में आपस में नहीं मिल रहे थे। व्यक्तित्व की टकराहट हो गई थी। 1907 के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर भी लड़ाई हो गई थी। 1907 का जो वार्षिक अधिवेशन है उसमें अध्यक्ष पद को लेकर भी लड़ाई हो गई थी। गर्मपंथी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को संपूर्ण देश में, जो गर्मपंथी थे वो चाहते थे कि जो आंदोलन है पूरे देश में जाए, और इसी के कारण से ये लड़ाई, उसके परिणाम क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कांग्रेस का जो सामाजिक आधार है वो कमज़ोर हुआ। 1916 में पुनः समझौता हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, कांग्रेस का सामाजिक आधार कमज़ोर हुआ, 1916 में पुनः समझौता हुआ। तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले सूरत विभाजन क्या है 1907 में हुआ। कांग्रेस के अंदर ही अंदर 1907 तक स्वदेशी आंदोलन 1905 से ही, जब लॉर्ड कर्जन ने विभाजन किया था तभी से ही ये भावना पनपने लगी थी। और फिर 1907 में सूरत विभाजन के बाद ये दिखाई दिया ये विभाजन। तो इस प्रकार से ये दो भागों में बटा, उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादी गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव रानाडे, दादा भाई नौरोजी। उग्रवादी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। फिर उनके कारण हो गए, कारण क्या थे, फिर इनके परिणाम हो गए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आज बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल बने रहिएगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आधुनिक इतिहास के 3 से 4 वीडियो में आपके समाप्त हो जाएंगे। देन हम क्योंकि मध्य प्रदेश इतिहास का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हिस्ट्री में, तो फिर हम मध्य प्रदेश इतिहास पढ़ेंगे और फिर हम भूगोल पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। एक घंटा जल्दी।